हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक नया बुक है जिसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है प्रारंभिक वर्षों में फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की भूमिका और उत्तरदायित्व। तो दोस्तों, ये जो फैसिलिटेटर है ये एक शिक्षक है, यानी एक टीचर है जो कि हमें फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ाता है, यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में हमें पढ़ाता है कि हम या फिर बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, या फिर शारीरिक गतिविधि कैसे करना है, व्यायाम कैसे करना है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये सभी चीज़ें हमें फैसिलिटेटर बताता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी फैसिलिटेटर की हम भूमिका और उत्तरदायित्व इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इस चैप्टर की परिचय। तो आइए इस परिचय के बारे में हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए परिचय में क्या बताया गया। विशिष्ट खेल के अलावा शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के विभिन्न रुझान हाल ही में विकसित हुए हैं। छात्रों को बच्चों को कम उम्र में कुछ खेल खिलाया जाता है, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बॉलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया। इस तरह की गतिविधियां कराने से छात्रों में गतिविधि करने की आदतें विकसित होती है। क्या होता है, जैसे टीचर है वो बच्चों को कुछ खेल खिलाते हैं जिससे क्या होता है, गतिविधि करने की आदतें विकसित हो जाती हैं, जिनसे उनका शरीर मजबूत होता है, क्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, वयस्क यानी बुढ़ापे में भी बनी रहती है। जो उसका जो क्षमता है, ताकत है जो विकसित हुआ है, वो बुढ़ापे में भी बना रहता है। ठीक है, अब कुछ शिक्षकों ने योग, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकों को शामिल करना शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शुरू कर दिया है। अब क्या है, मान लो बच्चों पर कोई तनाव है या फिर टेंशन है, उसको कम करने के लिए शिक्षकों ने एक तकनीक का निर्माण किया है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, या फिर कह सकते हैं मार्शल आर्ट हो गया। इनके द्वारा हम अपने तनाव को या फिर टेंशन को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये तकनीक का निर्माण किया है या फिर कह सकते हैं कार्यक्रम में शुरू कर दिया है। ठीक है, अब शारीरिक गतिविधि मांसपेशियों की ताकत, सहन शक्ति व कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति को बढ़ाती है। अब क्या होता है, शारीरिक गतिविधि करने से हमारी मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है और कार्डियोवैस्कुलर सहन शक्ति को भी बढ़ाती है। अब यहाँ पे क्या है, कार्डियोवैस्कुलर क्या है, ये है हृदय से रिलेटेड रोग होता है। ठीक है, और जो शारीरिक गतिविधि करने से हमारा जो हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो कम चांस होता है। ठीक है, और कई अन्य शारीरिक लाभ भी प्रदान करती है। यह सामान्य मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता, जागरूकता और सकारात्मक मनोदशा में सुधार जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करती है। अब क्या है, जो शारीरिक गतिविधि करने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य सही होता है, एकाग्रता यानी ध्यान केंद्रित, हमारा जो ध्यान होता है वो एक जगह केंद्रित हो जाता है, और जागरूकता यानी अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं, और सकारात्मक मनोदशा में सुधार जैसे मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करता है। सकारात्मक मनोदशा यानी अच्छी सोच में भी सुधार करता है। तो इसे किसी भी आयु के छात्र को सिखाया जा सकता है, जो इसे मिश्रित क्षमता और आयु वर्गों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने में भी मदद करता है। शोध मतलब रिसर्च से पता चला है कि मस्तिष्क के विकास और व्यायाम के बीच सकारात्मक संबंध है, यानी मस्तिष्क जो है उसके विकास में व्यायाम के बीच एक अच्छा संबंध है। तो बहुत से लोग शारीरिक शिक्षा को शारीरिक गतिविधि या खेल के रूप में देखते हैं। तो शारीरिक गतिविधि या खेल संपूर्ण शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक गतिविधि या फिर खेल संपूर्ण शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का एक भाग है। हालांकि शारीरिक गतिविधि या खेल एक सफल शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख आधार है। आज के हाईटेक समाज में एक सफल शारीरिक शिक्षा गतिहीन जीवन शैली के खिलाफ छात्रों की शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से अब क्या है, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्र आजीवन शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की खोज के लिए ज्ञान, कौशल, सही दृष्टिकोण और मूल्य को प्राप्त करता है। अब क्या जो शारीरिक शिक्षा है इसके माध्यम से हम आजीवन शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली भी हो जाता है, और ज्ञान, कौशल, सही दृष्टिकोण भी हमारा अच्छा हो जाता है और मूल्य को प्राप्त करते हैं। तो यह छात्रों को शारीरिक गतिविधि के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। यानी ये छात्र है इसको शारीरिक गतिविधि के माध्यम से यानी शारीरिक क्रिया के माध्यम से खुद को दूसरों को बता सकते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। ये अवसर भी प्रदान करता है शारीरिक शिक्षा में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को परिचय समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। इस टॉपिक को जानेंगे 1.1। इस टॉपिक का नाम है फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर की भूमिका और जिम्मेदारियों की पहचान करें। यानी जो फैसिलिटेटर है यानी टीचर, जो शारीरिक शिक्षा का जो टीचर है उसकी भूमिकाएं क्या है और जिम्मेदारी क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें टीचरों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। आइए देखिए इस टॉपिक में क्या बताया गया है कि फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर यानी टीचर, जो फिजिकल एक्टिविटी के जो टीचर है या जिन्हें आमतौर पर शारीरिक शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छात्रों को स्वस्थ बनाने, जो टीचर है वो क्या करते हैं, छात्रों को स्वस्थ बनाने और फिटनेस लाने के लिए खेल में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो टीचर है, स्वास्थ्य टीचर या फिर फिजिकल एक्टिविटी टीचर जो है वो छात्रों के स्वास्थ्य बनाने के लिए, फिटनेस लाने के लिए और खेल में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर जिम्मेदारियां होती है। चाहे वे किंडरगार्टन यानी सबसे छोटे बच्चे जो 5 साल के 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको वही आते हैं इस किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन
प्राथमिक माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक पढ़ा रहे हों तो वे सारी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के स्वास्थ्य और फिटनेस की शिक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो टीचर है वो बच्चों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एक शारीरिक शिक्षक छात्रों को शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति बनाना सिखाता है। जो शारीरिक शिक्षक है वो छात्रों को शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति बनाना चाहता है। ठीक है, ये शिक्षक गतिविधियों के साथ रचनात्मक हो सकते हैं। उन्हें उम्र के अनुकूल विकासात्मक दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। अब जो शारीरिक शिक्षक टीचर है वो बच्चों को उसके उम्र के अनुकूल सारी गतिविधियां कराते हैं या फिर व्यायाम एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, जो शारीरिक कौशल सीखने के लिए एक विशेष तरीका है जो कि कम उम्र में मौलिक कौशल से शुरू होकर उच्च आयु में खेल के वरिष्ठ कौशल तक जाता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो टीचर होता है वो कम उम्र वाले को उसके हिसाब से एक्सरसाइज या फिर गतिविधियां कराता है, और जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग एक्सरसाइज और गतिविधियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जो शारीरिक शिक्षा है वो छात्रों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ये छात्रों में शारीरिक कौशल, स्वास्थ्य और फिटनेस अवधारणाओं का ज्ञान विकसित करने के लिए है। जो शारीरिक शिक्षा है वो छात्रों में शारीरिक, सामाजिक शारीरिक कौशल और स्वास्थ्य और फिटनेस अवधारणाओं का ज्ञान विकसित करने के लिए है। ठीक है, एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल में छात्रों को शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सीखने और पढ़ने का अवसर मिलता है। अब जो सकारात्मक और सुरक्षित माहौल यानी जिसमें बच्चे सुरक्षित माहौल में अच्छे से सीख सके, ऐसा माहौल बनाते हैं टीचर, जिसमें सुरक्षित माहौल या फिर सकारात्मक माहौल बनाते हैं जिसमें छात्र शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सीखने और पढ़ने का अवसर मिलता है। तो शारीरिक शिक्षा शिक्षक का लक्ष्य है। जो शारीरिक शिक्षा के टीचर उनका लक्ष्य होता है छात्रों को विकासात्मक रूप से उपयुक्त खेलों और गतिविधियां प्रदान करना है। तो छात्रों को घर पर भी सारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निर्देशित करते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे, जो शारीरिक शिक्षा टीचर है वो बच्चों को घर पर भी सारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बोलते हैं। ठीक है, मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने में उनकी अनूठी जिम्मेदारियां होती हैं। जो टीचर है वो बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए और उनको प्रेरित करते हैं। मान लो छोटी मोटी गतिविधियां जो बच्चे करते हैं उनमें छोटी मोटी गतिविधियों में भी उनको प्रेरित करते हैं या फिर उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वो गतिविधियों को अच्छे से कर सके। तो कुछ बुनियादी अभ्यास और कार्य जिनमें कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है छात्रों को घर पर अभ्यास करने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा एक फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर का काम न केवल छात्रों को पढ़ाना है बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से सहकर्मियों, माता पिता और समुदाय को भी शामिल करना है। अब जो शारीरिक शिक्षा के टीचर का काम सिर्फ केवल पढ़ाना नहीं है या फिर शारीरिक शिक्षा के बारे में छात्रों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका काम यह है स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के लिए सहकर्मियों यानी स्कूल के सहकर्मी जो होते हैं और बच्चों के माता पिता और समुदाय को भी गतिविधियों में शामिल करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जान चुके हैं कि शारीरिक शिक्षा के फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के जो शिक्षक होते हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और जिम्मेदारियां होता है। ठीक है दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक के गुण। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला पॉइंट है। अब दोस्तों क्या है, एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होता है, उसका व्यवहार आचरण क्या है, ये सभी चीजें बच्चों को सीधा प्रभावित करता है। इसीलिए एक टीचर का गुण अच्छे होने चाहिए ताकि बच्चे पर गलत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाए। जो टीचर है वो छात्रों को सीखने के लिए एक अनुकूल, उनके जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से एक माहौल बनाते हैं जिसमें बच्चे पढ़ सके, सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, आप पढ़ लेना, मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या बताया गया है। अब क्या है, जो टीचर है, शारीरिक शिक्षा के जो टीचर है वो बच्चों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से विकसित करना चाहता है। तो उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके लिए छात्रों को सीखने के लिए सुरक्षित माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो छात्रों की जो गरिमा, मूल्य है और जो उनको पहचान है उसको महत्व देना होता है। ठीक है, और सम्मान भी करना होता है टीचर को। अब क्या करना है, अब जो टीचर है वो सभी छात्रों में संपूर्ण विकास को बढ़ावा देता है और एक सामाजिक संपर्क और टीम निर्माण के लिए भी वातावरण प्रदान करता है और छात्रों को सक्रिय, जिज्ञासु और स्वस्थ बनाने में सहायता करता है। ये सभी एक टीचर का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पूरे स्कूल समुदाय के लिए। अब क्या है, जो टीचर है वो पूरे स्कूल समुदाय के लिए वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, अलग अलग प्रकार की गतिविधियां के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, स्कूल के कर्मचारी, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करें। अब क्या है, जो टीचर है वो पूरे समुदाय के लिए, स्कूल के समुदाय के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां लागू करता है जिसमें क्या होता है, कर्मचारी, अभिभावक और अन्य हितधारकों उसमें क्या करें, भाग ले सके। ठीक है, अब यदि छात्र ने खेल में भाग लेने के कारण अपनी शैक्षणिक कक्षाओं को छोड़ दिया है तो उपचारात्मक कक्षाएं प्रदान करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ सहयोग करें। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है समय समय पर फिटनेस वर्कशॉप का आयोजन करके स्कूल के कर्मचारियों और अभिभावकों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करें।
ठीक है। अब जो टीचर है वो फिटनेस वर्कशॉप आयोजन करता है स्कूल में, जिसमें कर्मचारी, अभिभावक और भी बहुत से लोग इसमें अभी भाग ले सके और अपना कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है समुदाय निर्माण में शारीरिक शिक्षा और शारीरिक गतिविधि को शामिल करने के लिए अवसर की पहचान करें। तीसरा पॉइंट आइए देखते हैं। तीसरा पॉइंट है दूसरे की राय और पहचान को सम्मान व महत्व दे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरे की राय और पहचान को सम्मान देना है और महत्व देना है। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फिर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है जो छात्र सहकर्मी के मामले से संबंधित गोपनीयता का पालन करना है। अब जो टीचर है या फिर कोई छात्र है जिसके मन में कुछ बात है जो किसी को बताना नहीं चाहता, और वो टीचर को पता है, तो वो किसी को नहीं बताता और उसका पालन करता है, गोपनीयता का पालन करता है। ठीक है। ऐसे उपहार या एहसानों को स्वीकार करने से इनकार करके सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करे जो कार्य या निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं और जिन्हें अनैतिक या अवैध पेशेवर व्यवहार माना जाता है। अब सत्यनिष्ठा मतलब क्या है, यानी जो सत्य के प्रति निष्ठा है वो प्रदर्शित करना है। अगर ये हम सत्य के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते हैं तो वो अवैध पेशेवर व्यवहार माना जाता है। ठीक है। तो सभी रिश्तों में उचित निर्णय ले ताकि कार्य को हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान और चिंता के रूप में चित्रित किया जाए। चौथा पॉइंट है पेशेवर शिष्टाचार बनाए, यानी पेशेवर शिष्टाचार का मतलब होता है डिसिप्लिन बनाए रखे। जो टीचर है वो क्लास में या कक्षा में या फिर स्कूल में डिसिप्लिन बनाए रखने का भी जिम्मेदारी होती है। तो पहला है उचित स्तर की व्यावसायिकता अपनाएं और शारीरिक गतिविधियों के माहौल के लिए उपयुक्त पोशाक पहने। ठीक है, पोशाक पहनते हैं। और दूसरा है स्कूल के समय के अनुसार स्कूल आए जाए निर्देश और अन्य प्रशासनिक और पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार है। अब जो टीचर है वो बच्चों को मतलब कि समय पे आना, कब आना है और कब छुट्टी होगी, यानी समय पे आना जाना बच्चों को सिखाता है और पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार रहता है जो टीचर है। ठीक है। और तीसरा है मौखिक और लिखित रूप से दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करे। अब जो टीचर है वो प्रभावी ढंग से संवाद यानी बातचीत करता है और विभिन्न स्रोतों से शोध आधारित सामग्रियों का उपयोग करके पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है। यानी शोध आधारित मतलब जो टीचर है वो किसी भी चीज के ऊपर या फिर कोई सा भी विषय है उसके ऊपर शोध आधारित यानी रिसर्च करके अच्छे से रिसर्च करके तैयारी करके तब वो क्या करता है क्लास में आके पाठ्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। पांचवा है विभिन्न निर्देश रणनीतियों का उपयोग करें जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो और सभी सीखने के लिए शैली और क्षमता स्तरों को संबंधित करती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है आजीवन सीखने और पेशे में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। अब जो आजीवन सीखने और जो पेशे मतलब कार्य में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट है विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक विकास, जो भी विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक विकास होती है गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है। जैसे अनुसंधान परियोजना यानी रिसर्च प्रोजेक्ट यानी जो पूछताछ होता है। ठीक है। सम्मेलन, प्रस्तुतियां और स्कूल की बुलेटिन या पत्रिकाओं को पढ़ना और उनमें योगदान देना होता है। ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में अन्य शिक्षकों को मार्गदर्शन करता है, यानी जो टीचर है उनको भी उसमें भाग लेता है। जो टीचर है अन्य टीचर उनको भी वो स्वास्थ्य और फिटनेस के क्षेत्र में लाता है और सहायता प्रदान करते हुए एक रक्षक यानी मेंटोर के रूप में सेवा करता है। तीसरा पॉइंट है छात्रों की उपलब्धियों के लिए उच्च मानकों को स्थापित करने और प्राप्त करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करे और उनका समर्थन करे। अब जो छात्रों की जो उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, उनको मानकों के स्थापित करने और प्राप्त करने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना यानी उत्साह बढ़ाना है। उनका जो हौसला होता है वो बढ़ाना होता है। जैसे कोई टीचर जो बच्चा है वो उपलब्धि हासिल करके आया, फिर मेडल जीत करके आया, तो जो टीचर क्या होता है उनको प्रोत्साहित करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं और उनका समर्थन भी करते हैं। तो चौथा है निर्देश और शिक्षण की गुणवत्ता में लगातार सुधार के लिए स्वयं मूल्यांकन का उपयोग करें। अब जो टीचर है, मान लो आपने बहुत सारा पढ़ाई कर लिया और आपका एग्जाम भी हो गया है, तो लास्ट में क्या होता है आपको मार्क्स मिलते हैं यानी मूल्यांकन यानी मार्क्स, यानी आपने जो सीखा है, ठीक है, जो आपने गुणवत्ता में लगातार सुधार किया है उसका क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं टीचर। पांचवा है शारीरिक शिक्षा में ज्ञान के आधार और उनसे लाभ उठाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हम जानेंगे फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटेटर द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करें। तो इसमें हम जानेंगे जो फैसिलिटेटर है, जो शारीरिक शिक्षा का जो फैसिलिटेटर है, उनके द्वारा जितनी भी गतिविधि जो संचालित की जाती है उन सभी गतिविधियों के बारे में हम इसमें वर्णन करेंगे या फिर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ में क्या बताया गया है। जो शारीरिक शिक्षा है उसकी जो अवधारणा है और जो उसकी दायरा है वो बहुत ही फैला हुआ है यानी व्यापक है। ठीक है, और ये केवल सारी गतिविधि या फिर शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के जितने भी संपूर्ण विकास के लिए जितने भी पहलू होते हैं उन सभी को शामिल किया गया है। और ये बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है और मानव गतिविधि जितनी भी मानव की गतिविधियां हैं और उनकी जो पहलू है उन सभी को शामिल करता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इस पैराग्राफ में क्या बताया गया। अगर मैं पढ़ूंगा ना तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब जो सारी शिक्षा है या फिर सारी गतिविधि है वो सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है या फिर जो स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं है सारी शिक्षा, बल्कि उम्र, लिंग, शारीरिक क्षमता या फिर शारीरिक स्थिति की परवाह किए बिना, यानी
के आधार पर या फिर शारीरिक क्षमता के आधार पर, इन सभी को परवाह किए बिना वो जनसंख्या के सभी क्षेत्रों को शामिल करता है। यानी जो स्कूल के बाहर जितने भी लोग या फिर आबादी जनसंख्या है उन सभी को शारीरिक शिक्षा में शामिल करता है, ठीक है, या फिर उनको भी अवसर प्रदान करता है अपना कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है। अब जो क्या बोला गया है, जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है वो फिर खिलाड़ियों के ट्रेनिंग या फिर विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी आबादी को जरूरतों और हितों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है, यानी और फैलाव किया जा रहा है शारीरिक शिक्षा का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है या फिर शारीरिक गतिविधि जो कार्यक्रम है उनको 4 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 4 भागों में। जो शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम है वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आइए पहला है सेवा कार्यक्रम, दूसरा है इंट्रामुलर प्रोग्राम, तीसरा है एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम और चौथा है फिटनेस और मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम, ठीक है। आइए इन चारों को हम विस्तार से समझेंगे। पहला भाग है सेवा कार्यक्रम। सेवा का मतलब आप समझ लिए होंगे, जो भी सेवा से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम है उन सभी चीजों के बारे में। ये कार्यक्रम अनुदेशात्मक पहलू पर जो डालता है, और जो सारी शिक्षा है ये सारी शिक्षा, ये जो सेवा कार्यक्रम के अंदर वो सिर्फ सारी शिक्षा के बारे में ही ज्ञान नहीं प्रदान करता, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकृति, पर्यावरण, समाजशास्त्र, जैविक और मनोवैज्ञानिक, इन सभी से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम के पहलू हैं उनके बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। दूसरा है इंट्रामुलर कार्यक्रम। इंट्रा का मतलब होता है भीतर और मूलर का मतलब होता है दीवार, यानी ऐसा कार्यक्रम जो दीवार के भीतर या फिर जैसे मान लो किसी संस्था या फिर किसी स्कूल या समाज या समुदाय के बीच में जो गतिविधि कराया जाता है वो इंट्रामुलर कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम में उसी स्कूल के छात्र ही भाग लेते हैं, बाहर से कोई उसमें भाग नहीं ले सकता, ठीक है। तो यह कार्यक्रम एक समूह, एक क्लब, एक समाज और एक समुदाय, एक गांव या फिर एक संस्था के भीतर सारी गतिविधि के माध्यम से कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। तीसरा है एक्स्ट्रामुलर। एक्स्ट्रा का मतलब होता है बाहर और मूलर का मतलब होता है दीवार। तो ऐसा कार्यक्रम जो स्कूल या फिर संस्था के दीवारों के बाहर आयोजित किया जाता है, यानी ऐसी गतिविधि जो स्कूल या संस्था या समुदाय के बाहर आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और अपना कौशल विकसित कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम होगा। इन दोनों को इस तरह से मान सकते हो, यानी इंडोर गेम या आउटडोर गेम, इस तरह से आप मान सकते हो। इंडोर गेम और आउटडोर गेम ये उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये समूह क्लबों, समाजों, समुदाय, गांव और संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करता है, यानी दूसरे स्कूल या फिर समुदाय, यानी दूसरे स्कूल परिसर से बच्चे भाग लेते हैं, ठीक है। यानी स्कूल, समुदाय, इसके बाहर दीवारों के, स्कूल के दीवारों के बाहर जितनी भी गतिविधि कराया जाता है वो एक्स्ट्रामुलर कार्यक्रम हुआ, ठीक है। चौथा है फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, यानी ऐसा कार्यक्रम जिसमें मौज मस्ती के लिए गतिविधि कराया जाता है, जिसमें इसमें भी कौशल विकसित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कार्यक्रम जो लोगों को मस्ती, रोमांच, क्रिया, गतिविधि और कौशल प्रदान करते हैं, जिससे वे फिटनेस और मनोरंजन की अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। अब हम जानेंगे जितनी भी गतिविधि है, जो भी फैसिलिटेटर द्वारा जितनी भी गतिविधि कराया जाता है उन सभी गतिविधियों के नाम जानेंगे, यानी इन सब गतिविधियों में कौन कौन से खिलाते हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। आइए पहला है एथलेटिक्स। इसमें सभी ट्रैक, फील्ड इवेंट यानी दौड़ना, कूदना और फेंकना, ये सभी खेल एथलेटिक्स में आता है, ठीक है। अब है व्यक्तिगत खेल। व्यक्तिगत का मतलब होता है सीधा सीधा खेलना या फिर एक दूसरे से खेलना, जिसमें एक प्लेयर होता है, यानी एक प्लेयर इस साइड एक प्लेयर इस साइड, इन दोनों के बीच में खेल होता है, जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सेक्वेस, ये सभी व्यक्तिगत खेल में आते हैं। अब टीम खेल। टीम खेल यानी जिसमें टीम मिलकर अपना टीम बनाकर खेलते हैं, जैसे हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि, ये सभी टीम खेल में आते हैं, ठीक है। अब है सुचारू और आत्मरक्षात्मक खेल। आत्मरक्षात्मक खेल मतलब जिसमें अपनी रक्षा के लिए खेलते हैं, यानी अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी तो हमारा क्या, हम डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बोर्डिंग हो गया, जूडो हो गया, कुश्ती हो गया, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि, ये सभी सुरक्षात्मक खेल में आते हैं, ठीक है। अब है पानी के खेल, जिसमें पानी में हम खेल खेलते हैं, जैसे तैरना, गोताखोरी, वाटर और पोलो आदि, ठीक है। अब है लघु खेल या फिर छोटा मोटा खेल या फिर फ्री प्ले, जो हम खेलते हैं जिसमें सारी गतिविधि कम होता है, जैसे कैरम, चीनी चेकर, शतरंज, कुत्ता और हड्डी, चकमा गेंद आदि, ये सभी इसमें हमें छोटी मोटी गतिविधि, सारी गतिविधि कराया जाता है, या फिर हम इसमें दिमाग से खेलते हैं ना। अब आ गया जिम्नास्टिक खेल, रोमन, रिंग्स, फोल्टिंग्स, हॉर्स, पैरेलल बार आदि, ये सभी जिम्नास्टिक खेल में आते हैं, ठीक है। अब है सुधारात्मक और रिहेबिलिटेशन संबंधित व्यायाम, जैसे शारीरिक दोष, जैसे चोटों के सुधार के लिए चिकित्सक द्वारा निर्धारित व्यायाम, सपाट पैर, गोल कंधे, घुटने टकराना आदि, ठीक है, ये सभी सुधारात्मक और रिहेबिलिटेशन संबंधित व्यायाम में आते हैं, ठीक है। अब है लोक नृत्य, जिसमें आता है गिद्धा, भांगड़ा, झूमर, गरबा आदि, ठीक है। अब है पारंपरिक व्यायाम, जिसमें आता है दंड बैठक, मलखम्ब, पिरामिड आदि, ये सभी पारंपरिक व्यायाम में आता है, ठीक है। अब है मनोरंजक गतिविधियां, जैसे विश्राम, मनोरंजन और खाली समय के उचित उपयोग के लिए खेल और गतिविधियां, ठीक है, ये सभी मनोरंजक गतिविधि में आते हैं। अब है साहसिक गतिविधियां, जैसे भ्रमण, पर्यटक यात्रा, कैंपिंग,
पर्वतारोहण, लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग आदि, ये सभी साहसिक गतिविधियां में आते हैं। अब है प्रदर्शन, जैसे ड्रिल, मार्च पास्ट, फॉर्मेट आदि। ठीक है दोस्तों, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको एक इस तरह का सवाल पेपर में दे दिया जाता है। इसमें क्या कुछ आपको पैराग्राफ में बता देते हैं कि बच्चे की उम्र ये है, आपको उचित इस उम्र के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से इतने उचित खेल का चयन करके कुछ इस तरह का पैराग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का पैराग्राफ बनाना पड़ता है कि इस खेल को किस उम्र के बच्चे कैसे खेल सकते हैं और किस तरह से खेला जाता है। ये सभी आपको इस तरह का पैराग्राफ में बना करके पेपर में लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये 5 नंबर का मार्क्स होता है दोस्तों, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है।